1000 जातियां तो ऐसी हैं जिनका बच्चा कदे कोर्ट में 4th क्लास का बच्चा ही लगे, आज तक एक बच्चा भी जिनका भर्ती नहीं है। किसी का तो देश में यूँ है ही नहीं अभी। अच्छा, ये लागू भी नहीं आज तक, कोई एक भी एमएलए नहीं है ओबीसी का। ओबीसी के नाम से पॉलिटिकल कोटे में कोई एमएलए नहीं आज तक। तो ओबीसी के अंदर लगभग हमारी 14-15 जातियां हैं जो प्रमुख रूप से हैं, जो 3% से लेके और वो 6% के आसपास वो जातियां बेहतर जातियों में से। G फॉर गुज्जर, ओके, A फॉर अहीर, S फॉर सैंड। ये हमारी डिमांड, हमारा 27% आरक्षण पूरा करो प्रथम ऑफिसर क्लास। हाँ, यस। ये 30 प्रदेश की नाइल वार कुमार खाती जोगी बिरागी बेहतर जातियों को अफसरशाही में वो कोटा देकर चले गए, अलग से देकर चले। हाँ, लेकिन जहाँ SDM है, तहसीलदार है, DDPO है, अफसर जो जहाँ पर ठीक है, वहाँ हमारे को 1% भी नहीं था। कुम्हार, नाई, खाती, तेली, धोबी, मनियार, कश्यप, ये इस तरह की जो जातियाँ हैं जो इसमें पूरे देश में कोटा अलग तरह का, और हरियाणा में अलग तरह का कोटा, 3 तरह का। एक बात ये समझना, नौकरियों में, जॉब्स में और पॉलिटिकल कोटा। देश के अंदर जो कोटा है ओबीसी का, उसको 2 भागों में बांट देना चाहिए। सेंट्रल गवर्नमेंट से लगातार हमारा संघर्ष है। नमस्कार, मेरा नाम है सत सिंह, हरियाणा फाइल्स में आपका स्वागत है। और आज हम बातचीत करेंगे एक बहुत ही अहम मुद्दे के बारे में, ओबीसी, अदर बैकवर्ड क्लास। हरियाणा में उसको हम बैकवर्ड क्लास BC के नाम से जानते हैं। अगर आप न्यूज़ को फॉलो करते हैं तो इंडियन पार्लियामेंट में राहुल गांधी और रोहतक के सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा एक मुद्दे को बड़े ज़ोरों शोरों से उठा रहे हैं, बैकवर्ड क्लास का, ओबीसी का। वो मुद्दा क्या है और उसके क्या कॉनोटेशंस हैं, आज बातचीत करने के लिए मेरे साथ विशेष मेहमान है तेजवीर सेन, जो कि हरियाणा में ओबीसी नेता है। सेन साहब, आपका स्वागत है। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, अपने चैनल को भी और सभी दर्शकों को। अच्छा सेन साहब, ये बताइए कि हम आपको डेली अखबारों में फॉलो करते हैं, कई सालों से आपको जानते हैं और आपके मुद्दे हरदम बैकवर्ड क्लास के, मतलब उनसे रिलेटेड रहते हैं। तो पहले तो मुझे बताइए कि सारा मुद्दा, क्योंकि कुछ समय पहले बिहार में कास्ट सेंसस होता है, पूरे देश की राजनीति में उसकी चर्चा होती है, पार्लियामेंट में चर्चा होती है, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। तो मुझे ये बताएं कि हरियाणा में बैकवर्ड क्लास का जो मुद्दा है पार्लियामेंट में क्यों गूंज रहा है? जी, सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से देश और प्रदेश के तमाम लोगों को मेरी जय भीम, जय भारत, जय कर्पूरी, जय भारत। आपने जो प्रश्न अभी किया है कि माननीय राहुल जी और भाई दीपेंद्र हुड्डा सांसद जी हमारी बात को लोकसभा में और देश में एक जो मुद्दा बना हुआ है ओबीसी को लेके, वो क्या है? अगर हम हरियाणा लेवल पर अगर हम बात करते हैं इस मामले को, यानी कि देश में जो ओबीसी है वो 2 तरह का है। सबसे पहले तो हमें ओबीसी क्या है इसको समझना पड़ेगा। ओबीसी यानी कि देश में जो कोटा है वो SC को जो कोटा दिया गया है उसका आधार है अछूत, जो शब्द आता है अनटचेबलता, उसका बेस है जी। और ओबीसी का जो बेस है वो है सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ा। अच्छा, जो देश के सोशल और एजुकेशन, हाँ, जो देश के और लोगों से ये लोग इन क्षेत्रों में पिछड़ गए, उन सभी लोगों को ओबीसी के नाम से जाना जाता है। ठीक है। लेकिन उस ओबीसी के अंदर जब आप जाओगे तो उसमें भी आपको 2 तरह के लोग मिलेंगे। उसमें एक वर्ग तो वो है जो सदियों से, हाँ, जो हर तरह से पिछड़ा हुआ है और जिसको आप पेशेवर जातियां आप कह सकते हैं, मूल पिछड़ा जिसको हम कहते हैं, यानी कि जो काम है वो जाति के नाम से संबंधित है। जैसे नाई का मतलब होता है जैसे भी बाल काटने वाला। हाँ। कुंभार, कुंभकार यानी कि घड़ा बनाने वाला। तो कोई लकड़ी का काम करता है, कोई लोहे का काम करता है, कोई लोहार कहलाता है, कोई खाती कहलाता है, तो कोई कपड़े धोता, कोई धोबी कहलाता है, कोई तेली कहलाता है, कोई मनियार कहलाता है। बिल्कुल, गांव में तो हम ये सुनते हैं। यही जो शब्द हैं उन जातियों को, यानी कि जो काम वही जाति का नाम। और एक जो पिछड़ा वो है कि जो कास्ट ओबीसी में है लेकिन उनका जो काम धंधा है वो जमीन के ऊपर है, यानी कि उनका जो जीवन जो चलता है वो जमीन के ऊपर चलता है। ठीक है। तो ये 2 तरह का ओबीसी है। तो इस बात को सबसे पहले कर्पूरी साहब ने समझा अपने राज्य में, जिनको अभी भारत रत्न मिला था, भारत रत्न जो जिनको दिया, उन्होंने इस बात को सबसे पहले समझा। और जब उन्होंने इनकी दोनों के बीच का गैप देखा और दुर्दशा देखी तो उसने कहा कि भाई अगर ये इकट्ठे रहते हैं तो कमज़ोर जो पिछड़ों के साथ सामाजिक न्याय नहीं हो पाएगा, ये लोग कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ठीक है। तो ये इस तरह का जो मामला है, इसको लेकर के इस बात को बहुत लंबे समय से ये बात उठ रही है। अभी देश के अंदर जो कोटा है ओबीसी का, उसको 2 भागों में बांट देना चाहिए। सेंट्रल गवर्नमेंट से लगातार हमारा संघर्ष है।
और 2017 में बीजेपी ने उसके ऊपर एक आयोग बनाया जिसका नाम है मैडम जी रोहिणी आयोग। उन्होंने पूरे देश में एक आयोग बनाया, पूरे देश में उन्होंने घूमा, लगभग 5000 जातियां ओबीसी के अंदर उन्होंने उसमें काउंट की, सबके जज उन्होंने सर्वे किया, पूरे देश की बात, पूरे देश की। और उसी में से हरियाणा एक है। ठीक है। तो उन्होंने उससे, अगर हम उस आयोग की बात करते हैं तो उन्होंने यहाँ तक भी कहा कि केवल 10 जातियाँ जो अपर ओबीसी की जो 10 जातियाँ किसानी जो जातियाँ आज तक जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट का हमें जो कोटा मिला है वो अकेली 90% 10 जातियाँ, अकेली 90%, 10% में बाकी सारी जातियाँ 49 जो जातियाँ बच गई या जो भी जितनी जातियाँ उनसे अलग है, 10 जातियों से अलग, उन जातियों के हिस्से में। और उन्होंने ये भी बताया कि 1000 जातियाँ तो ऐसी हैं जिनका बच्चा कदे कोटे में 4th क्लास का बच्चा नहीं लगे, आज तक एक बच्चा भी जिनका भर्ती नहीं हुआ। तो ये गैप है, इतना लंबा चौड़ा गैप, इतना गैप है और इसको कोई समझ नहीं पा रहा। अच्छा, हरियाणा में बात करें तो BCA BCB के नाम से जानते हैं। हम देश के ऊपर खुलेंगे लेकिन हरियाणा से शुरू करेंगे क्योंकि हमारा बड़ा ऑडियंस हरियाणा पृष्ठभूमि का है। तो यहाँ से शुरू करते हैं। हरियाणा में सिस्टम क्या, BCA BC, कौन कौन सी जातियाँ हैं जो BCA में और कौन सी BCB? जी सर, बिल्कुल आपने बहुत महत्वपूर्ण, मैं समझता हूँ इस बात के लिए तो मैं आपका स्पेशल धन्यवाद करता हूँ कि जो बहुत कोई हमारी सुनता ही नहीं है, और उस बिंदु को जो आपने टच किया, इस बात के लिए मैं अपने इस चैनल का तो मैं दिल के साथ धन्यवाद करता हूँ। ए के अंदर वही मूल जातियाँ हैं जो पेशेवर जातियाँ हैं, नाई, लुहार, कुमार, खाती, तेली, मार्जिनलाइज्ड हैं। जी, ये जो जातियाँ हैं ये हमारे हरियाणा में 72 जातियाँ हैं। अच्छा। जो ए में काउंट होती हैं। ठीक है। और 6 जातियाँ बी में है। तो कोटा किस हिसाब से मिलता? 27% है टोटल। जी। तो 27 में से 16% जो है वो कागजों में हमारे को दे रखे है, एक हो, लेकिन प्रैक्टिकल में आज तक लागू नहीं हो लिया। ओके। प्रैक्टिकल अगर हम बात करें तो फॉर्म भरते हैं तो उसमें BC का कैटेगरी का हो जाता है। हाँ, उसमें कैटेगरी ए बी का उसमें आता है, कैटेगरी ए और बी उसमें आता है, उसमें जो जिसका होगा उसमें भर देता है। ठीक है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जो कोटा हमारे को 16 मिलना चाहिए। पॉलिटिकल में तो हमारा कोटा भी 3 तरह का है, एक बात ये समझनी पड़ेगी, नौकरियों में, हाँ, जॉब्स में और पॉलिटिकल कोटा। अच्छा। अगर हम एससी की बात करेंगे, में, एजुकेशन में और पॉलिटिकल कोटा। अगर एससी की हम बात करेंगे तो तीनों पैटर्न पे है। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में तो सिर्फ एजुकेशन में और जॉब्स में ही है ना, पॉलिटिकल तो कोई कोटा नहीं सर, नहीं, बिल्कुल। अगर आप जो सीट्स जिस हिसाब से दी जाती हैं, नहीं, ओबीसी का तो देश में यो है ही नहीं अभी। हाँ, अच्छा, ये लागू भी नहीं आज तक, कोई एक भी एमएलए नहीं है ओबीसी का। ओबीसी के नाम से पॉलिटिकल कोटे में कोई एमएलए नहीं आज तक। तो कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ऐसा? हाँ, बिल्कुल है, उसमें है धारा 340 है, वो स्पेशल हमारे लिए। और जो हमारा पहला आयोग बैठता है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो आयोग बिठाती है, उस आयोग की अगर आप उसकी रिकमेंडेशन देखें तो उसमें कहा इनको तीनों पैटर्न पर देना चाहिए, लेकिन दिया ही नहीं आज तक हमारे को। अच्छा, रिकमेंडेशन है। हाँ, क्या ये कानून है? हाँ, बिल्कुल। और इस चीज में नहीं, निजी क्षेत्र में भी है, एडिड संस्थाओं में भी है। उसने ये कहा कि लोगों को उठाओ। तो कोटा कहाँ जा रहा है? कोटा जा रहा है इसमें हमारे को मात्र इस टाइम पर 2 पैटर्न पे मिला हुआ है। अच्छा। और 2 को भी हमारे ऊपर क्रीम लेयर लागू कर दिया, वो जो 6 लाख वाला। हाँ, वो 8 लाख जैसे किया उन्होंने पहले तो। अरे एक और देश में, पूरे देश में कोटा अलग तरह का, और हरियाणा में अलग तरह का कोटा। यानी कि अगर हम क्रीम लेयर की बात करते हैं तो पूरे देश के अंदर उसके साथ साथ जो उसकी कंडीशंस हैं 2016 तक की जो कंडीशन रही पहले गवर्नमेंट की, वो अलग है। अच्छा, समझने के लिए मुझे बताइए, नायाब सिंह सैनी हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। जी। रामचंद्र जांगड़ा भी हाल ही में न्यूज़ थे, ये BCA में आते हैं, BCB में आते हैं? रामचंद्र जांगड़ा जी ए में आते हैं और अपने माननीय मुख्यमंत्री जी बी में आते हैं। अच्छा, बी में आते हैं। जी। तो जो कोटा डिवाइड है ए में और बी में, मुझे आपने कहा 6 जातियाँ ऐसी हैं जिनको 11% मिल रहा है। जी। तो वो कौन कौन सी जातियाँ हैं? उसमें सबसे पहले जैसे हमारा अहीर कौम है। हाँ, और उसमें गुज्जर है। और उसमें क्या बोलते हैं, मेव हैं। अच्छा, मेव। हाँ, और उसमें जैसे यहाँ लोधी, यूपी में उसको लोधी बोलते हैं, यहाँ इसको रोड बोलते हैं। अच्छा, रोड समाज। हाँ, तो इस तरह से ये 6 जातियाँ उसके। हाँ। और अपने जो बाकी बच गया BCA है, उसमें 72 जातियाँ। 72, कुछ के नाम बता। उसमें जैसे हमारा कुम्हार, नाई, खाती, तेली, धोबी, मनियार, कश्यप, ये इस तरह की जो जातियाँ हैं, जो जाति का नाम का आमतौर पर जो हमारा काम चलता है, जो पेशेवर जिसको जातियाँ बोलते हैं, यानी कि जो जिस घर में जन्म लेता है वो उसी कास्ट का काम करता है, तो ये वर्ग ए में काउंट होती है। तो आपने अभी बताया कि 2 जगह 2 तरीके से आपको आरक्षण मिल रहा है। वो कौन सा 2 तरीका? 2 तरीका है। एक तो इसमें क्या बोलते हैं, शैक्षणिक एजुकेशन में आता है, और दूसरा हमारा इसमें नौकरियों में, यानी कि इसमें आता है।
जी, तो आप लोग जो इतने लंबे समय से संघर्ष कर रहे हो किस चीज़ के लिए कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं हमारे को अगर 2014 से पहले जी 2014 से पहले ब्लॉक ए को प्रथम द्वितीय श्रेणी में 1% भी कोटा नहीं था। अच्छा। हाँ यानी कि थर्ड फोर्थ क्लास में 27 को 2 जगह बांट दिया। थर्ड फोर्थ क्लास में नीचे की जो सबसे नीचे नौकरियां हैं वह 16 और 11 की रेशो में सरकार ने बांट दिया। अच्छा, नीचे वाड़िया में मतलब जैसे तो ये पैदा हुए हैं सिर्फ नीचे वाली नौकरी करने के लिए हुए हैं। चपरासी और कलरक वगैरह जो नीचे वाली हैं, मतलब उनको ये बताया तुम्हारा लेवल यहाँ तो तुम 16 जाओगे, लेकिन जहाँ एसडीएम है, तहसीलदार है, डीडीपीओ है, अफसर जो जहाँ पर ठीक है वहाँ हमारे को 1% भी नहीं था। मतलब आपका जो ए और बी का जो कैटेगराइजेशन है जी जी ऑफिसर क्लास में है ही नहीं था। लेकिन 2014 में लोकसभा चुनाव के बाद माननीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने इस बात को सबसे पहले समझा। 2014 में तो उनकी सरकार चली गई थी लोकसभा के तुरंत बाद। अच्छा, जैसे ही भी ये विधानसभा का चुनाव किसके बीच में समझ गया। उन्होंने जाते जाते हमारे को 10% जो कोटा है वो प्रथम द्वितीय श्रेणी हमारे को ए को देकर चले गए। वो तो एक एसबीसी भी बना था, स्पेशल बैकवर्ड क्लास, जिसमें 5 जातियों को मिला था, जाट थे और बिश्नोई थे, रोड थे। समझ गया सर मैं। तो वो आप उसकी बात कर रहे हैं? नहीं वो तो कोर्ट कार्ड में चलेगा, तो वो तो निरस्त हो गया। मैं उसकी बात नहीं कह रहा। मैं कहता हूँ जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो 93 के बाद और फिर 2006 में जो हमारा अर्जुन सिंह अपने वीपी सिंह जी ने जो दिया था, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। अच्छा, ठीक है। तो उसके अनुसार 2014 में यानी कि जो माननीय भूपेंद्र हुड्डा जी जो सीएम साहब थे, उन्होंने लास्ट में जाते जाते 10% इस प्रदेश की नाइलवार कुमार खाती जोगी बिरागी 72 जातियों को अफसरशाही में वो कोटा देकर चले गए। अच्छा, अलग से देकर चले गए। हाँ, कैबिनेट की मोहर लग गई थी जी। और 5% बी को दे दिया, यानी कि जो 10 था उसको 15 कर दिया उन्होंने। ठीक है। ये टोटल 10% था, सारा मिला करके 16 था। उन्होंने 5% बी को अलग दे दिया कोटे उसमें अफसरशाही में। ठीक है। यानी यानी कि आज हमारा टोटल जो है वो 16 या 15 ही लगा हुआ। ए और बी को दोनों को मिलाए ना तो भी आज 27 नहीं है। हमारे को जहाँ 16 मिलना चाहिए था वहाँ 10 है, जिनको 11 मिलना चाहिए था उनका 5, आज भी 27 नहीं है। हरियाणा में बैकवर्ड क्लास 27% पूरा प्रथम द्वितीय श्रेणी में। अच्छा, ऑफिसर क्लास। हाँ, थर्ड फोर्थ में पूरा 27 है। तो आप लोगों की एक डिमांड तो यस, ये हमारी डिमांड कि हमारा 27% आरक्षण पूरा करो प्रथम द्वितीय क्लास में। हाँ, यस सर, ये हमारी मांग है। ऑफिसर। और हम ये मानते हैं कि ब्लॉक ए की जो 16 मानी गई है वो लगभग 24% के आसपास है। सैन साहब ये बताइए, 2014 के बाद तो लगातार 10 साल हो गए सर। 10 साल हो गए। भारतीय जनता पार्टी पिछले 6 महीने से, खास करके जब से नायाब सैनी जी मुख्यमंत्री बने हैं, एक ही रट लगाए हुए हैं कि हम तो पिछड़ा वर्ग के, एक सम्मेलन भी किया था महेंद्रगढ़ के अंदर और यूनिवर्सिटी के अंदर अमित शाह भी आए थे बाकायदा। आप ये मानिए ये एक बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है, अदर बैकवर्ड क्लास या बैकवर्ड क्लास की हम राजनीति करेंगे। और कोई मुझे बता रहा था कि किसी तरह का उन्होंने कोई एक ग्रुप भी बनाया कि हरियाणा में अब कास्ट की राजनीति कुछ हम गैप से करेंगे। ये क्या मामला है? बिल्कुल आप सही कह रहे हो। आके भारतीय जनता पार्टी एक प्रयोग कर रही है और वो अमित शाह जी ने क्या किया आते के साथ जो 5% उन्होंने जो बी की जो हमारी 6 जातियां हैं उनको आते ही जो पंचायती जो कोटा हमारे को अभी बीच से जो 8% मिला था उन्होंने उनको अलग से 5% दे दिया है निगमों में और सरपंची में इन्होंने, जबकि उनके तो खुद ही अपनी बेल्ट होती हैं। अब देखिए मजे की बात यह है कि इस वार्ड से तो जो यादव लड़ेगा वो लड़ेगा जनरल का यादव, ठीक है, और इस वार्ड से जो लड़ेगा वो यादव लड़ेगा ओबीसी यादव, देख और दोनों जीत के आएंगे, स्वाभाविक है। इसी तरह से हमारे सैनी भाई हैं वहाँ भी ऐसे ही लड़ेंगे, जहाँ गुज्जर भाई हैं उधर भी ऐसे ही लड़ेंगे। हम वहाँ ब्लॉक ए के लोगों की उनसे अलग रहेगी जो 8% है। तो एक तो ये है। अभी आपने एक और जो सबसे महत्वपूर्ण आपने जो प्रश्न किया कि भारतीय जनता पार्टी हरियाणा की जो राजनीति है या कि जिस ट्रेन को लेकर जा रहे हैं, एक वो संस्था है जिसका नाम है GAS। अच्छा, गास को उधर बोलते हैं, उसे हिरवाटी में खिचड़ी बोलते हैं। अच्छा, वो क्या है ये? तो वो ये है कि G फॉर गुज्जर, ओके, A फॉर अहीर, S फॉर सैनी। तो BCB की 3 जातियों को उन्होंने मूल रूप से आधार बना करके, क्योंकि उनको मंत्री बनाया, 2 गुज्जर को और हमारे यादव साहब को तो उन्होंने मंत्री बना दिया सेंटर में, एक को उनको CM जैसे यहाँ बना दिया। तो उन्होंने एक ये प्रयोग किया हरियाणा के अंदर। और अति पिछड़ी जो जातियाँ थी जिनकी मैं बात करता हूँ
उनकी कोई जात पूछने वाला यानी कि जो आज भी प्रथम देश ने जो 10 था, जो हुड्डा साहब ने दिया था, वही 10% आज यू का यू बोलता है, उसमें इन्होंने 1% भी नहीं बढ़ाया। मुझे ये बताइए, रामचंद्र जांगड़ा जी के अलावा क्या कोई ऐसा बड़ा नेता है जो पब्लिक जानती है? और अभी भी जांगड़ा साहब भी अपने जो कंट्रोवर्शियल भाषण है उनके लिए ज़्यादा जाने जाते हैं, मुद्दों के लिए नहीं जाने जाते, जितना मैं न्यूज़ को फॉलो करता हूं। जी। सबसे पहली बात तो मैं बताऊं सर है कि ये इस तरह के हमारे जो नेतागण हैं उनको सामाजिक ज्ञान नहीं है। सामाजिक धरातल के ऊपर जो सामाजिक जो धरा होता है, जो ढांचा होता है, उस ढांचे में कौन लोग कैसे रहता है, किन जातियों के बीच में रहता है, किन क्षेत्रों में क्या क्या, इनको ज्ञान ही नहीं इन बातों का। ये तो केवल वहाँ एक संख्या बल है, भाई ये ओबीसी का हो गया, वो इस तरह से उन लोगों को ज्ञान ही नहीं इन बातों का। लेकिन आप तो बता रहे कि बात ओबीसी की नहीं है, बात ओबीसी के अंदर भी अति पिछड़ा जो बीसी ए है के नाम उनको तो रिप्रेजेंटेशन मिल ही नहीं रहा, नहीं मिल रहा सर। आप एक और बड़ा मुद्दा उठा रहे हैं, पॉलिटिकल भी आप लोगों को, वो क्या मुद्दा है? मैं ये कह रहा हूँ, देश के अंदर जो कोटा है वो जैसे हमारा एससी और एसटी का जो कोटा है और एक ओबीसी का, 3 तरह का हमारा जो है वो चलता है यहाँ, 3 लोगों को मिला हुआ है। तो 3 लोगों में से जो एससी और एसटी का जो कोटा है उसको 3 बेसिस पे मिलता है। ठीक है। सबसे पहले तो उनको मिलता है भाई हमारे जैसे नौकरी नाकरी जिसको हम बोलते हैं सेवा में, और दूसरा उनको मिलता है इसमें दाखिलों में हमारे जो भी कोर्सेज होते हैं उसमें, और तीसरा मिलता है पॉलिटिकल कोटा यानी कि PM to PM, यानी कि मेंबर ऑफ पंचायत, मेंबर टू ऑफ पार्लियामेंट, PM to PM, उनको तो यहाँ तक पूरा मिलता है। ठीक है। जितनी संख्या है उतना मिलता है। आपने संख्या की बात की, हरियाणा में ओबीसी में किस जाति की कितनी संख्या है? जी, थोड़ा सा मुझे 4-5 मेन बता दीजिए। जी। ओबीसी के अंदर लगभग हमारी 14-15 जातियां हैं जो प्रमुख रूप से हैं। हाँ। जो 3% से लेके और वो 6% के आसपास वो जातियां। अच्छा। 72 जातियों में से, हाँ। 72 जातियों में से 15-16 जो प्रमुख जो जातियां हैं और जिनको आमतौर पर लोग जानते भी हैं, उनसे काम पड़ता रहता है किसी न किसी रूप में, उनकी संख्या 3% से शुरू होती है और वो लगभग 5-6%। सबसे बड़ा नंबर किसका है? सबसे बड़ा हमारा जो है प्रजापति समाज का आता है। अच्छा, जिसको कुम्हार हम बोलते, ब्लॉक ए के अंदर, ब्लॉक ए के अंदर। हाँ। अगर हम टोटल में बात करें तो BC और B को मिला करके, B की जो अगर हम टोटल संख्या बात करते हैं तो लगभग उनका 13-14% पड़ेगा। 13। अहीर कितने हैं? अहीर लगभग उसमें आप ये मान के चलो कि 6% के आसपास, 5.5-6% की इसके फेर में मिलेंगे आपको पूरे हरियाणा। पूरे हरियाणा में सिर्फ 5-6% इतना। हाँ, वो भी खींचतान के। ये तो अहिरवाल, इतना बड़ा अहिरवाल है उनके, लेकिन सर वो सेपरेट सेटलमेंट है ना, सेपरेट है वो एक जगह। हाँ। तो जैसे हमारी क्या है, जैसे हम अपनी बात करें, जैसे मान लें हमारी जो ब्लॉक ए की जो जातियां हैं वो कामगार जातियां हैं, जहाँ पर अगर जाट बसेगा। हाँ। तो जाट को भी एक नाइलू और कुमार खाती की जरूरत है। बिल्कुल। सैनी बसेगा तो सैनी को भी हमारी जरूरत है। यानी कि चाहे कोई भी जाति जहाँ बसेगी तो उन जातियों को, इन लोगों को अपने साथ जरूरत होती है। इसलिए ये जैसे एक फसल की अगर मैं बात करूँ, अगर आप सरसम बोने के लिए जाओगे तो आप 20-30 दाने इकट्ठे करोगे, लेकिन अगर आप चना बोओगे तो आप उसको जैसे फैला करके दूर तक फेंक देते हो। तो यानी कि ये सेपरेट बसने वाली कौम है, जमीन के ऊपर रहने वाली कौमें हैं, और हम सेवादार जाते हैं इन लोगों को, जो भी जिस बेल्ट में कौम है, यानी कि जिन कौमों का जो छत्ता है उनके अंदर इन लोगों की जरूरत होती है। वो लोग और ये जातियां भी अपने उधर पूर्ति के लिए जब ज़्यादा लगता है यार वहाँ चलो हमारे को मौका, वहाँ जाते ये लोग भी चले जाते हैं, कुछ लोग इनको लेके भी चले जाते हैं। हरियाणा की बात करें सहन साहब, तो जैसे मैं हीरवाल भी बहुत बार गया हूँ, तो वहाँ पर रिपोर्टिंग ले जाते हैं, तो जैसे यहाँ जाट हैं रोहतक में, जींद में, जैसे इनकी चौधर है, इनके पास ज़मीन है, इनके बच्चे सरकारी नौकरी में, तो मुझे तो अहिरवाल में जाके बिल्कुल सेम जैसा ही लगता है। उनके पास भी ज़मीन है, उनके बच्चे भी सरकारी नौकरी लगे हुए हैं, बहुत बड़ा मकान बना हुआ है और बड़ा पॉलिटिकली भी उनका रिप्रेजेंटेशन करने के लिए है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप क्या मानते हैं, हरियाणा में जाटों में अहीरों में कोई फ़र्क है? देखिए, मैं क्लियर आपसे बताता हूँ कि जो अहीर को और गुर्जर को ये जो कोटा मिला, ये गुरनाम सिंह आयोग बना था। मास्टर हुकम सिंह जी जो दादरी वाले कभी जो उसके चौटाला साहब के जो CM हुआ करते थे, मास्टर हुकमचंद जी के नाम से, तो उन्होंने 10 जातियों को OBC में डाला था, जिसमें जाट भी उसके अंदर आता था जी। तो कुदरती जो है ना वो बिल पास नहीं हो पाए, भजनलाल जी का राज आ गया। हाँ। भजनलाल जी ने उसके ऊपर क्या किया, 10 जातियों में से 5 जातियां अंदर रख के 5 जातियां जैसे बाहर फेंक दी। तो जो जाटों को जो आप बात कह रहे हो, हाँ। एक्चुअल में 10 जातियों में जाट को भी अंदर डाला गया था,
हाँ जब ये ओबीसी का जब ये बड़े पैटर्न पर बात है, इनको देने की बात है, देने को तो चौधरी देवीलाल जी वगैरह ने हाँ भाई हम इनको डाल लेंगे, हाँ, ये बहुत मतलब मूछ की लड़ाई थी। और बाद में लेकिन जब भजनलाल जी आए तो उन्होंने क्या किया कि उन लोगों को उसमें वैष्णव भी में उन्होंने बाहर फेंक दिया जैसे। तो 5 जातियां जो बाहर गई और 5 जातियां जो अंदर इन्होंने अहिर को इनको रखा, क्योंकि भजनलाल का क्या था कि उसकी अपनी जाति का तो कोई संख्या बल है नहीं, तो वो दूसरी जातियों को अपनी ताकत बना के वो लड़ता था। तो वो किसानी जो जातियां जो हुक्म सिंह जो आयोग ने जिनको चिन्हित करके दिया था, उसी ताकत को उन्होंने हिर बेल्ट को इन्होंने अपना फायदा, स्टेटस नहीं था उनका, उनको कोटा मिले, लेकिन वो पॉलिटिकल फायदा लेने के लिए उन्होंने उनको इसमें कोटे में डाल दिया। अच्छा, हरियाणा में जो आपका समाज है, ओबीसी का स्टैंड क्या है भाई? अखबारों में तो सरकार तो ये कह रही है कि भाई ओबीसी का जितना भला उन्होंने किया है इतना किसी ने भी नहीं किया है, तो क्या स्टैंड होगा? नहीं, यानी कि भाजपा कहती है इस बात को अगर भाई हमने भला किया है। भला किया है। मेरा आपसे एक प्रश्न है, ओबीसी के बच्चे जहाँ नौकरी लगते हैं, नौकरी उसको उसमें लगेंगे जिससे नौकरी की एडवर्टाइजमेंट होती है, यानी कि पक्की नौकरी होती है, और इन्होंने कौशल चला दिया। हाँ। और 3rd 4th में हमारे बच्चे लगा करते ज़्यादातर। आप 3rd 4th क्लास में यानी कि उसी में उन्हीं नौकरियों को वह कौशल में लेके आ गए। और कौशल में तो कोटा ही नहीं है। तो आज लगभग जो 3.5-4 लाख जो नौकरियां जो कौशल के तहत भर दी, उसमें तो हमारा एक बच्चा भी कौन है। दूसरी बात, जो प्रथम द्वितीय श्रेणी की मैंने बात की जो चौधरी हुड्डा साहब ने किया, उसमें 1% भी नहीं बढ़ाया। क्लास 1 क्लास 2 में, यानी कि आज जो अफसर लग रहे हैं ना, वो चौधरी हुड्डा साहब की देन है, उसी की कलम के जो कानून था जो आज हमारे को मिल रहा है। मतलब आप ये कह रहे हो कि एक तो पक्की नौकरी नहीं दी और दूसरा उसका पॉलिटिकल फायदा भी पॉलिटिकल जो उठाने की कोशिश की जा रही है। और इसमें बल्कि मैं आपकी एक बात काट रहा हूँ, इनके जो अपने चैत्य लोग थे, जो हुड्डा साहब को इनको पर लगता है पर्ची और खर्चा एक शब्द इस्तेमाल आता है, हाँ, बहुत सुनने वाला। तो इन्होंने क्या किया, अपने लोगों को बैकडोर से इधर भर के, और अब जल्दी उनके हक में शायद कोई ना कोई कुछ चीज आने वाली है, मुझे नहीं बोलना चाहिए, तो यानी कि ईब उनको उठा करके वो सिस्टम में उनको ले आएंगे। अगर वो ऐड करते तो उसमें हमारा 27% 16% हमारे बच्चे जाने चाहिए थे। अब उनकी जगह भी उन्होंने के लगा ली, उसमें से हमारे आंगा मार के 2-3% लोग हमारे उसमें गए जो हमारे 16% जाने चाहिए थे। और परसेंटेज में हमारी संख्या वही ले रहे हैं जो हुड्डा साहब के टाइम में हमारी जाती थी। हाँ, एक इन्होंने हमारे को जो थोड़ा दरवाज़ा खोला है वो जो पंचायत राज में और निगमों में, इन्होंने वो भी हमारा लगातार संघर्ष, आपने हमारे को देखा होगा, चाहे वो सुधराज क्रांति थी, चाहे ओबीसी महापंचायती थी, हमने गली गली में घूम करके भाजपा के ऊपर दबाव बनाया, अगर आप हमारे को कम से कम एक सरपंच तो बनने का मौका दे दो। तो यानी कि 24% लोगों को उन्होंने 8% ऐसा दिया। मैं क्रीम लेयर के ऊपर 1 मिनट आपकी ओर लेना चाहूँगा कि पूरे देश में क्रीम लेयर इन्होंने लगभग 10 साल क्रीम लेयर लागू करके हमारे बच्चों को पक्की नौकरियों में 3 लाख लगाया, पहले बाहर फेंके नौकरी नहीं लेने दी, फिर 6 लाख लगाया नौकरी नहीं लेने दी। अब जब सरकार को जाने में 3 महीने बच गए, वो 8 लाख कर दिया, अब नौकरियां नहीं। हाँ, अब तो कहाँ है। यानी कि जब नौकरी लेने का वक्त था तो क्रीम लेयर में 3 लाख की वो लगा दिया, 3 लाख के अंदर हमारे बच्चे बाहर हो गए। फिर वो कर संघर्ष हुआ, 6 लाख पे लिया, अब वो 8 लिया। अब सरकारें नहीं है, टाइम ही नहीं बचा, अब उसको 8 लाख लिया। तो इस तरह से जहाँ भी इनका मौका मिला भाजपा ने हमारे को ढकने की कोशिश की। और एक भी नेता, चाहे रामचंद्र जी झांगड़ा हूँ, चाहे कोई भी भाजपा का, चाहे दूसरे हमारे कश्यप समाज से हमारे सांसद वो, एक भी आदमी कभी भी जातियों के ऊपर ना तो उनको या तो ज्ञान नहीं है, ज्ञान है तो उनकी हिम्मत नहीं पड़ती कि वो अपने उसके ऊपर उस बात को उठा सके। तेजवीर जी, ये जो घास बनाया है इन्होंने, जी, आपको क्या लगता है किसकी मंशा क्या है? इससे अगर ये सफल हो गया तो आपको क्या लगता है कि भाजपा को कितना बड़ा फायदा मिल सकता है? नहीं, इसमें गड़बड़ क्या हो रही है कि अमित शाह को हरियाणा की जो क्या बोलते हैं इसको, हरियाणा का जो ढांचा है, जातियां कहाँ कौन कितनी गाँव में कितनी है, उसको उनको ज्ञान नहीं है एक्चुअल में, क्योंकि उनको यहाँ की राजनीति का पता ही नहीं है। हाँ। तो उनकी जो सोच है ना, वो कागजों की सोच है। एक तो जो अभी GAS है ना, उसकी संख्या सारी 11-12% है। वैसे तो 11 बोल रहे हैं, लेकिन 1-2% ऊपर है। लेकिन ये जो अति जो पिछड़ी जातियां हैं, नाइलो और खाती जो जिनके 16 दिखाते हैं, ये लगभग 23-24% जातियां। तो जब घास को उन्होंने यानी कि GAS यानी कि जब उन्होंने गुर्जर हीर श्रेणी को अपना आधार बना लिया, तो हम उनके साथ फिर क्यों जाएंगे? यानी कि उन्होंने अगर वहां से 4 लोगों की संख्या की वोट लेने का आधार बनाया, तो 10 लोग टूट के जो नहीं इधर दूसरी साइड में आने लग रहे हैं।
लेकिन सैन साहब एक बात और भी है, एक वो कहते हैं कि भाई आज हरियाणा में दो ही धड़े हैं, एक भूपेंद्र सिंह हुड्डा का धड़ा है, दूसरा अभी मनोहर लाल खट्टर का मान लीजिए, नायाब सैनी का मान लीजिए, कि भाई चलो आपने जो मुद्दा उठाया भाई जाट के पीछे, जाटों की सरकार से बैठ रहा है कि बैकवर्ड क्लास में ही अपना ही कोई बंदा है, क्योंकि शायद अपना ज़्यादा आपकी परवाह करे या आपको आपका हक देने में थोड़ा सा ज़्यादा संजीदा हो। जी, ये भी एक सवाल है। नहीं, आप इनको तुलनात्मक कह रहे हो कि भाई आपको कहाँ ज़्यादा फायदा दिख रहा है या क्या बात? हाँ, ऐसा ही आपका प्रश्न है। मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ कि मैं एक ऐसा सामाजिक टीचर कह सकता हूँ आपको। मैं लगभग हरियाणा की हमारी जितनी भी कास्टें हैं, खास करके जो पॉलिटिकल अवेयरनेस जिनके अंदर है या जो सत्ता अपनी पकड़ में रखती हैं, तो मैं दावे के साथ कहता हूँ कि सामाजिक न्याय की अगर हमारी बात होती है, ये तो चलो एक घटना है, मैं कह सकता हूँ सैनी साहब का बनना है कि यह घटना है। उन्होंने अपनी मेहनत से जागृति से सत्ता नहीं ली है। जागृति से सत्ता लेने का मतलब गड़ियों में ठोकर खाना, घूमना, लोगों की समस्याओं को पकड़ के ऊपर लेके आना, उन लोगों का विश्वास जीतना, तो उसको ताकत में बदल के सत्ता लेना। वो तो ऐसा तो है नहीं, वो तो एक सिंपल से MP MLA थे उठा करके सरकार में, उसको तो आज भी ज्ञान नहीं, मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ। लेकिन अगर मौका नहीं मिलेगा तो ज्ञान कैसे हो? नहीं, मैं वो नहीं कह रहा, मेरे को मौका मिला आज तक, लेकिन मैं समाज की उन धड़कन को कह रहा हूँ कि रियलिटी में जो पॉलिटिकल का मतलब केवल चुनाव लड़ना नहीं होता। अगर हम इस फील्ड में आए हैं तो हम इसलिए आए हैं कि भी इस देश के और प्रदेश के जिन लोगों को न्याय नहीं मिला या मेरे लोग कहाँ डसे जा रहे हैं, जब मुझे ज्ञान नहीं होगा तो मुझे कुछ भी बनाओ, यानी कि मुझे चलाया जाएगा। मैं ये कहता हूँ आज भी हमारे जो माननीय सैनी साहब उनको चलाया जा रहा है, वो चल नहीं सकते। रिमोट कंट्रोल, यस, उनको चलाने के लिए चाहे वो गुजरात की टीम हो, चाहे वो कहीं के भी हो, चाहे यहाँ के लोग हों। और हुड्डा साहब की, हुड्डा साहब को खूब पता है, वो गहराई के आदमी है, उनको लंबा समय का अनुभव है, उनके खानदान का राजनीति का अनुभव है। दूसरी बात एक और मैं आपको बताता हूँ कि हुड्डा साहब को चलाने वाले जो उसकी चारों तरफ की मंडली है, जो राजा की आंख नाक कान जिसको हम दूसरे शब्दों में बोलते हैं, वो इतने सुलझे हुए लोग हैं। वो तमाम जातियों के बीच में रहते हैं, उनको पता है कि किसको क्या चाहिए। फिर एक आवश्यकता की जरूरत होती है। सुनने में तो आता है कि जाटों ने घेरा हुआ, जाटों ने कब्जा किया, वैसा बहुत बार नहीं, आप और यही बीजेपी बार बार कहती है। वो तो देखो कुछ न कुछ तुमको कहनी पड़ेगी, स्पेस बनाने के लिए नहीं कहेंगे तो नहीं बनता। लेकिन एक चीज पक्की कहता हूं मैं कि जो जातियां, जैसे मैं OBC अति पिछड़ों की बात करूं, हम खास करके ब्राह्मणों के साथ पहले रहते थे सामाजिक ढांचे में जी। और जब हमें या इन लोगों को जब ये लगा कि भाई अब और हमें और सत्ता के ऊपर आमतौर पर हमारा जाट समाज रहता था जी, तो जो सत्ता के ऊपर लोग थे उन्होंने हमारी कभी इतनी परवाह नहीं करी, क्योंकि उनका काम कहीं से चलता था, इसलिए हमारी परवाह नहीं होती थी। लेकिन मैं आप दावे के साथ कहता हूँ कि जो समीकरण जो बने, और राहुल जी का आपने जिक्र है कि उन्होंने पूरे भारत को इस बात को समझा कि वास्तव में इस देश में सामाजिक न्याय नहीं हुआ उन लोगों के साथ। उस बात को फिर दीपेंद्र भाई ने भी समझा और हुड्डा साहब ने भी समझा। आज उनकी मैं धड़कन को देख करके कह सकता हूँ, उनको पता लग गया इस बात का कि इन लोगों को सामाजिक न्याय नहीं मिला है, इनको हिस्सेदारी नहीं मिली, और हमारे अंदर जागृति भी आ गई इस बात की अब हमारे को क्या नहीं मिला। और अब हम उसको जातीय लड़ाई ना लड़के अब अपनी हिस्सेदारी की बात करें। हमने एक ही बात कह दी कि हमें हिस्सा चाहिए, चाहे हमारे को हुड्डा साहब के साथ हम जाएं, हमें आगा बढ़ना है। जैसे ही हमने कहा अभी हम दीपेंद्र का हाथ पकड़ना चाहते हैं, और हमें भरोसा है कि दीपेंद्र हमारा हाथ पकड़ के हमारे को इस गंध में से और इस अंधकार में से निकाले, हमें उस पर पूरे भरोसा है। मुख्यमंत्री कुर्सी बिठा सकता है? बिल्कुल 100% बेटा। आज मैं आपको कहकर जा रहा हूँ, नहीं वो तो पिताजी को बिठाएगा ना, आपको क्यों बिठाएगा भाई? वो बैठो या भाई हुड्डा साहब बैठो तो एक अलग बात है, लेकिन हमारी थी कि भी दीपेंद्र को बिठा के दिखा दिया है जी। देखो पंजाबी समाज का नंबर इतना है, खट्टर साहब को बिठाया, सैनिक समाज का भी इतना है, उनको बिठा दिया। ऐसा एक्सपेरिमेंट हरियाणा में क्या शैलजा को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं? आपको नहीं, देखिए ये इतनी बड़ी बात तो मैं आपको नहीं कह सकता, क्योंकि ये मामला पार्टी में और तरह का है ना, ये मेरे विषय से संबंधित है, मैं इस पर कुछ नहीं कहना चलो खैर, मैं तो इसको एक सामाजिक वाले मुद्दे पर बात कर रहा था। तो सैन साहब आपने हमें बहुत ही बखूबी तरह से सूक्ष्म तरीके से जी BCA BCB के बीच में फर्क बताया। एक चीज आपकी लड़ाई क्या है, तो आखिरी 30 सेकंड आप अपनी बात को फिनिश कीजिए। बस मैं आपके माध्यम से इतना कहना चाहता हूं कि हमारे को पॉलिटिकल कोटा मिलना चाहिए। इन जातियों को चुनाव भी लड़ना नहीं आता। अगर इनको कानूनी रूप से देश के अंदर जो लगभग 42% लोग हैं, 2026 में परिसीमन आयोग आना है, दोबारा से वार्ड होंगे, संख्या बढ़ेगी, लोकसभा की संख्या बढ़ेगी देश के अंदर। इन जातियों को भी चाहे थोड़ा मिले,
इन लोगों को भी देश की बड़ी पंचायतों में जाने का मौका मिलना चाहिए। आपके माध्यम से मैं देश के तमाम उसे कहना चाहिए इन लोगों को मौका दे, इनको पॉलिटिकल कोटा मिले। और दीपेंद्र भाई जी इस बात को लेके प्रमुख रूप से लोकसभा उन्होंने जो उठाया उसके लिए पूरा ओबीसी उनका दिल और दिमाग से उनके इस बात का धन्यवाद करता है। और विधानसभा चुनाव में हम इसका पूरा इनको फायदा मिलेगा ऐसी मैं बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया। नमस्कार।